हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय विकास को जारी रखेंगे और इसका भाग 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने विकास, जीवन की उत्पत्ति और जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, इन सभी विषय बिंदुओं पर चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास के प्रमाण क्या है और साथ ही साथ हम अनुकूली विकिरण क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो कि ये साबित करते हैं कि विकास इस धरती पर हुआ था। ये प्रमाण हैं जीवाश्म, भ्रूणात्मक प्रमाण, शारीरिक तथा आकारिकी प्रमाण, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। इन सभी प्रमाणों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रमाण हम जीवाश्म को ले लेते हैं। इनको हम पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी कहते हैं। अब समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यह एक जीवाश्म की है। यह एक शुरुआती रेप्टाइल यानी कि सरीसृप का जीवाश्म है। जीवाश्म दोस्तों विलुप्त जीवों को दर्शाते हैं, जैसे कि डायनासोर। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं कि डायनासोर कैसे इस धरती से विलुप्त हुए होंगे, मगर इस बात को हम जान लेते हैं कि जीवाश्मों के बिना हमें शायद कभी पता भी नहीं चलता कि डायनासोर हमारी पृथ्वी पर रहे होंगे। और दोस्तों कुछ जीवाश्म तो आज के समय में पाए जाने वाले जीवों के जैसे दिखते हैं, जैसे कि डायनोसुकस। ये क्रोकोडिलियन जीनस का एक विलुप्त जीव था जो कि आज के घड़ियालों को दर्शाता है, उनके जैसा ये दिखता था। तो इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि जीवाश्म हमें विकास को समझने में मदद करते हैं। अब दोस्तों ये जीवाश्म बनते कैसे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब कोई जीव मरता है तो उसका शरीर पर्यावरण में घुल जाता है और थोड़े समय बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर जीव का पूरा शरीर या उसका कुछ हिस्सा उसके शरीर का चट्टानों या फिर सेडिमेंट्स में प्रिजर्व हो जाए कुछ समय के लिए, कई बार ये बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए भी प्रिजर्व हो जाता है, यानी कि परिरक्षित हो जाता है, जैसे कि डायनासोर में, क्योंकि डायनासोर्स के जो जीवाश्म है वो बहुत ही पुराने हैं। और फिर कुछ प्रक्रियाओं के बाद ये जीवाश्म में बदल जाते हैं। आइए दोस्तों अब भ्रूणात्मक प्रमाण के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको हम समझेंगे। यह अर्नस्ट हेकल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ मैंने कशेरुकी जीवों के भ्रूणों को दिखाया हुआ है। इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे कि गलफड़े और ये पूंछ, जो सभी के सभी कशेरुकी भ्रूणों में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन वयस्क जंतुओं में ये सारी विशेषताएं नहीं होती हैं, ये अनुपस्थित होती है, जैसे कि आपको मानवों में पूंछ देखने को नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं वयस्क जीवों में अनुपस्थित होती है। लेकिन दोस्तों ये प्रस्ताव कार्ल अर्नस्ट बायर द्वारा सावधानीपूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरते हैं। आइए दोस्तों अब विकास का अगला प्रमाण हम समझ लेते हैं, जो कि है शारीरिक तथा आकार की प्रमाण। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है होमोलोगस संरचनाएं और दूसरी है एनालोगस संरचनाएं। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम होमोलोगस संरचनाओं को समझ लेते हैं। अब ये क्या होती है?
विभिन्न जीवों की संरचनाएं जिनकी शरीर रचना या बुनियादी योजना में समानता है लेकिन कार्य भिन्न करती हैं, उन्हें समजातीय संरचनाएं कहते हैं, यानी कि होमोलोगस संरचनाएं कहते हैं। सरल भाषा में संरचना एक समान है लेकिन वो कार्य भिन्न कर रही हैं, तो वो समजातीय संरचना यानी कि होमोलोगस संरचनाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये मानव की, ये कुत्ते की, ये चिड़िया की और ये व्हेल की मैंने फोर लिम्ब की संरचना को आपको यहाँ दिखाया हुआ है। इनमें आपस में समानता है मगर ये कार्य अलग अलग करते हैं, तो ये हो गई होमोलोगस संरचनाएं। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेती है। ये अपसारी विकास यानी कि डायवर्जेंट एवोल्यूशन है और यह संरचनाएं समजातीय होती हैं जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं। अब दोस्तों, पौधे भी होमोलोगस संरचनाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि बोगेनविलिया के पौधा और क्यूकुरबिटा का पौधा। अब जो बोगेनविलिया के पास जो कांटे होते हैं और जो क्यूकुरबिटा के पास प्रतान होती है यानी कि टेंड्रिल होती है, ये दोनों आपस में होमोलोगस संरचनाएं हैं। अब ये कैसे होमोलोगस संरचनाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। एक तरफ मैं कांटे को लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं प्रतान को लिख देता हूं। अब हम इन्हें होमोलोगस संरचनाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही कक्षीय कली की स्थिति में होते हैं और दोनों ही कक्षीय कली के रूपांतरण हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि जो कांटे होते हैं पौधे के, ये इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरी ओर प्रतान चढ़ाई के काम आता है। आइए दोस्तों, अब एनालोगस संरचनाओं को समझ लेते हैं। विभिन्न जीवों में संरचनाएं जो शरीर रचना से समान नहीं है, हालांकि वे समान कार्य करते हैं, इन्हें एनालोगस संरचना या अनुरूप संरचना कहा जाता है। सरल भाषा में अब जो संरचना अलग होगी लेकिन उसका कार्य एक समान होगा, उन्हें हम एनालोगस संरचना कहते हैं। अनुरूपता या तुल्य रूपता सामान्य वंश यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री को इंगित नहीं करता है, जिसका मतलब है कि इन सभी जीवों के जिनके पास एनालोगस संरचनाएं होंगी, उनके आपस में कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे, उनके सामान्य वंशज नहीं होंगे। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। इसलिए अनुरूप संरचनाएं अभिसरण विकास यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक परिणाम है। एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएं और इसलिए इनमें समानता है। उदाहरण के लिए आप पक्षी का पंख और तितली का पंख देख सकते हैं। इनकी संरचना अलग होती है लेकिन ये कार्य एक ही करते हैं, ये उड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे ही तितली और चमगादड़ के पंखों में भी होता है। और इसका एक और उदाहरण है जिसमें कि आलू और शकरकंदी आता है। अब ये दोनों का मूल अलग अलग होता है, जैसे कि जो आलू है वो रूपांतरित तना है और जो शकरकंदी है वो रूपांतरित मूल है, लेकिन ये कार्य समान करते हैं, जो कि है खाद्य पदार्थ का संग्रहण। दोस्तों, एक और चीज है जो विकास का समर्थन करती है, वो है प्राकृतिक वर्ण। इसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीव दूसरे की तुलना में ज्यादा फिट होगा दिए गए पर्यावरण में, तो वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, उसको प्रकृति ने चुना होगा। तो इंग्लैंड में 1850 के दशक में क्या हुआ था कि औद्योगिकरण नहीं था वहां पर। तब जो श्वेत पंखी शलभ थे उनकी संख्या अधिक थी और काले पंखी शलभ उनकी संख्या कम थी। बाद में 1920 में वहां पर इंग्लैंड में औद्योगिकरण आया, जिसकी वजह से वहां पर प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण के धुएं की वजह से जो वृक्ष के तने थे वो काले पड़ने लग गए थे। इसकी वजह से जो श्वेत पंखी शलभ थे उनकी संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि उनका शिकार करने वाले जितने भी शिकारी थे
उनको वो आसानी से देख पा रहे थे काले तने के ऊपर, जो कि जब प्रदूषण नहीं था, प्रदूषण रहित क्षेत्र था, तब वो चीज मुश्किल से होती थी। और जो काले पंखी शलभ थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी क्योंकि वह काले तने में घुल मिल जा रहे थे। तो इस बात से ये पता चलता है कि किसी मिश्रित आबादी में जो जीव पर्यावरण या प्रकृति द्वारा चुना जाएगा, वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। आइए दोस्तों, अब कृत्रिम वर्ण को समझ लेते हैं। यह वांछित लक्षणों के लिए पौधों या जानवरों का चयनात्मक प्रजनन है। जैसे कि वाइल्ड मस्टर्ड से हम भिन्न भिन्न सब्जियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि। आइए दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे विषय बिंदु को समझ लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अनुकूली विकिरण क्या है। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण यानी कि अडैप्टिव रेडिएशन कहा गया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डार्विन की फिंच। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड में गए थे तो उन्होंने वहां देखा कि जो फिंचेस पक्षी थे उनमें कुछ विविधता थी, जो कि उनकी चोंच के आकार में थी। विश्लेषण के बाद उनको पता चला कि ये सारी विविधता एक ही आइलैंड में विकसित हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विविधता थी, ये बीजभक्षी पूर्वज पक्षी से विकसित हुई थी। और इनमें से कुछ पक्षी अलग अलग आइलैंड पर चले गए और वहां पर जो भी पर्यावरण था उसके हिसाब से उन्होंने खुद को विकसित कर लिया। इस वीडियो में हमने दोस्तों विकास के प्रमाणों को हमने समझा, और हमने साथ ही में अनुकूली विकिरण क्या होता है इस पर भी हमने चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 विषय बिंदुओं को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय की कुछ और बातों को जानेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे जैव विकास के बारे में, हम विकास की क्रिया विधि को समझेंगे, और आखिरी में हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।